शुरुआत अहम खबर के साथ। हरिद्वार धर्म संसद में मुसलमानों के खिलाफ शरंगेज और इश्तियाल अंगेज तकारीर का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से इसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया गया है। पूरे मामले की तहकीकात की जा रही है। इस बीच एमआईएम के सरबरा असदुद्दीन ओवैसी की 1 मिनट की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी पुलिस मजालिम के ताल्लुक से इजहार ख्याल कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने इस वीडियो के हवाले से वजाहत की है। उन्होंने ट्वीट किया है कि कानपुर में उनके खिताब से ये वीडियो क्लिप बनाई गई है। उन्होंने साफ किया, वाज़ेह किया कि वीडियो में धमकी या फसाद के लिए उकसाने वाली बात नहीं कही गई है, बल्कि पुलिस मजालिम के हवाले से ख्याल का इजहार किया गया है। वो लिखते हैं कि पुलिस के जुल्म को याद रखा जाएगा। क्या ये कोई काबिल एतराज बात है? अनस, सलमान, आसिफ, कासिम और दीगर के साथ जो जुल्म हुआ उसे भुलाया नहीं जा सकता। असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि उन्होंने पुलिस एहलकारों से ये पूछा कि रिटायरमेंट के बाद क्या योगी और मोदी उन्हें बचाने आएंगे। उन्होंने लिखा कि वो कानून की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। उनके मुताबिक कुदरत का कानून है कि जालिम को सजा होकर रहती है। ओवैसी के मुताबिक उन्होंने लोगों से मायूस न होने और पुरुम्मीद रहने की बात की। उन्होंने पूछा कि क्या तब्दीली की यकीन दहानी कराना जुर्म है? 80 साल के बूढ़े से तुम ये हरकत करते हो। मैं तो उन पुलिस के लोगों से कहना चाह रहा हूं, याद रखो मेरी इस बात को, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। और हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर हैं, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। हम तुम्हारे जुल्म को याद रखेंगे। अल्लाह अपनी ताकत के जरिए तुमको निस्तो नाबूद करेगा इंशाअल्लाह ताला। और ये कानपुर में जो उन्होंने बयान दिया था असदुद्दीन ओवैसी ने, ये वो बयान था। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा की खाप पंचायतें मरकज के जरिए लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने से मुत्तफिक नजर नहीं आती। खाप पंचायत की जिंद में मीटिंग हुई। इसमें खाप लीडरों ने शिरकत की। खाप लीडरों का मानना है कि वालिदैन की रजामंदी से लड़कियों की शादी 18 साल में करने की इजाजत दी जाए। उनके मुताबिक अदालत में शादी के लिए लड़कियों की उम्र की कम से कम हद 21 साल तय होनी चाहिए। खाप पंचायत के नुमाइंदों ने इस मौके पर यह मुतालबा भी किया कि एक गांव और एक गोत्र में शादी पर कानूनी रोक लगाई जानी चाहिए। कानपुर में इत्र के एक ताजिर पीयूष जैन के आनंदपुरी रिहाइशगाह पर डीजीजीआई की टीम ने छापेमारी की। इसके साथ ही कन्नौज, मुंबई, गुजरात के दफ्तरों पर भी एक साथ छापेमारी की गई। इस छापेमारी में करोड़ों रुपए जब्त किए गए। अब तक सिर्फ 150 करोड़ की ही गिनती हो सकी है। ये पूरा मामला टैक्स चोरी का बताया जा रहा है। पीयूष जैन की रिहाइशगाह और दीगर दफ्तरों पर कार्रवाई जारी है। आसाम असेंबली ने मवेशी तहफ़्फ़ुज़ तरमीमी एक्ट 2021 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत एक्ट को मजीद मजबूत बनाने की कोशिश की गई है। तरमीमी एक्ट में बांग्लादेश और बांग्लादेश की सरहद से मुत्तसिल 8 अजला के अलावा ज़राअत और मवेशियों के मकासद के लिए मवेशियों की बैनुल अजला नक़्ल हरकत की इजाज़त दी गई है। ये एक्ट रियासत में ज़बीहे, इस्तेमाल और मवेशियों की नक़्ल हरकत को मुनज़्ज़म करता है। इस कानून का मकसद पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश को मवेशियों की स्मगलिंग को रोकने के अलावा गैर कानूनी ज़बीहे को रोकना है। यह कानून मंदिरों या त्रास के 5 किलोमीटर के दायरे में गाय के ज़बीहे पर भी पाबंदी लगाता है। तरमीम में यह शिक है कि अदालत की इजाजत से मवेशी ले जाने वाली जब्त की गई गाड़ियों और कश्तियों की नीलामी की जाएगी। ख्याल रहे कि आसाम असेंबली का खुसूसी इजलास चल रहा है। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद और ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के पेश नजर हुकूमत ने रोको टोको मुहिम के साथ मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। रियासत में कल रात से ही रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू का निफाज
किया जा चुका है। इसी के साथ क्रिसमस और न्यू ईयर के जश्न पर भी कोरोना का कहर लग गया है। हालांकि मध्य प्रदेश में अभी तक ओमिक्रॉन का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन हुकूमत ने नए साल के जश्न, जिम, हाई एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन के साथ कोचिंग में भी दोनों डोज लगवाने वालों को ही दाखिला देने की हिदायत दी है। वाज़ेह है कि माह नवंबर में एमपी में कोरोना के एक्टिव मरीजों की तादाद घटकर 69 तक पहुंच गई थी। दिसंबर में यौमिया तौर पर कोरोना के 10 से ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं। 24 घंटे में मध्य प्रदेश में कोरोना के 30 नए मामले दर्ज किए गए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मरीज और ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरात के पेश नजर वजीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने एमपी में पंचायत इंतखाबात को टालने की बात कही है। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि कोरोना के बीच जिन रियासतों में पंचायत इंतखाबात हुए वहां पर लोगों की सेहत और जिंदगी को बड़ा नुकसान हुआ। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि पंचायत इंतखाबात इंसान की जिंदगी से बढ़कर नहीं। वाज़ेह है कि मध्य प्रदेश में सतही पंचायत इंतखाबात को लेकर 4 दिसंबर को स्टेट इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया था और अब तक पहले मरहले के 85 ब्लॉक के लिए पर्चा नामजदगी भी दाखिल किए जा चुके हैं। चुनाव किसी की जिंदगी से बड़ा नहीं है। लोगों की जान हमारे लिए पहली प्राथमिकता, और पंचायत चुनाव का जो पूर्व का अनुभव है जो कोरोना काल में हुए थे अन्य प्रदेशों में, उनसे काफी नुकसान हुआ था लोगों की सेहत का। और इसलिए मेरी व्यक्तिगत राय यह है कि कोरोना की दहशत और आहट को देखते हुए पंचायत चुनाव को टाला जाना चाहिए। सीधे रुख करेंगे भोपाल का। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम। मेहताब, बड़ी बात कही है डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कि कोरोना और फिर ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए पंचायत इंतखाबात को टाला जाए। मध्य प्रदेश से इसकी शुरुआत अगर हो जाए तो फिर क्या बात है? है ना, हम बता दें कि मध्य प्रदेश में जहां पर पंचायत इंतखाबात की बात और फिर वजीर दाखिला का ये बयान कि पंचायत इंतखाबात को टाला जाए, और उन्होंने कहा कि मेरी निजी राय है। और मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में ओमिक्रॉन का अभी तक कोई मामला सामने नहीं आया है, और पूरे मध्य प्रदेश में अगर कोरोना के एक्टिव मामले की बात करें तो उनकी तादाद 192 है। हालांकि दिसंबर महीने में कोई ऐसा दिन नहीं गया है जिस दिन 10 से ज़्यादा कोरोना के मरीज सामने ना आए हों। लेकिन यहाँ पर बुनियादी सवाल कई है कि एक तरफ तो हुकूमत जो है जहाँ पर पंचायत इंतखाबात को टालने की बात कर रही है, वहीं पर रैलियाँ जो हो रही हैं उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। अब जो है रात से जो कोरोना का नफाज किया गया है नाइट कर्फ्यू का, हमारे साथ समाज तंजीमों के लोग मौजूद हैं। यहाँ पर अग्रवाल साहब भी मौजूद है। किस तरह की जो क्योंकि वजीर आला साहब सीएम साहब कह रहे हैं कि अब हमारे साथ साथ आवाम को भी बेदार होने की जरूरत है। देखिए, इसमें क्या है कि कहीं सरकार जो अपना दायित्व निभा रही है उसमें हम देशवासियों की भी और शहरवासियों की भी जो जिम्मेदारी बनती है कि कहीं हमें सरकार के नियम का पालन करना चाहिए। और कोरोना केस की तीसरी लहर जो मीडिया और पेपर में हम रोज जो देख रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि आगे चल के तीसरी लहर आने की पूरी संभावना है। लेकिन कहीं पे हमको इन सब चीज़ों को पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंस, मास्क, इन सारी चीज़ों का पालन करते हुए अपना दायित्व भी निभाना चाहिए। यकीनन जो दायित्व हमें निभाना चाहिए, लेकिन जनता के साथ साथ सरकार में जो लोग बैठे हैं, आप उनकी रैलियों को देखें, उनको देखें, उनके पास तो मास्क भी नहीं होता। तो जनता जितना अवेयर होने की जरूरत है, सरकार के लोगों को भी उतनी जरूरत है। नहीं, बेशक बिल्कुल जो ये फरमान जारी कर रहे हैं उनको भी पूरी एहतियात बरतनी चाहिए और ख्याल रखना चाहिए कि कोई ऐसे आयोजन या कोई ऐसी रैलियां या ना हो जिनसे इन चीज़ों को बढ़ावा मिले। आप ये देखिए कि अभी भी नया साल दिसंबर आने वाला जो बहुत एक सेलिब्रेटिंग वाला मंथ होता है, जिसमें 25 दिसंबर क्रिश्चियनों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है और 31 दिसंबर एक तरह से सभी लोग मनाते हैं आज की तारीख में। और उसमें भी एक यहाँ फरमान जारी हुआ कि जिनको 2 डोज लगे हैं उनको ही उसमें जाने की इजाज़त दी जाएगी। तो थोड़ा सा ये इससे मेरा इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि जिन्होंने बहुत पहले लगा लिए उनके तो 2 डोज हो गए। मान लीजिए कोई फॉर एग्जाम्पल सरकार का खुद ये मानना है कि अभी मध्य प्रदेश में बहुत से लोगों को डोजेस नहीं लगे हैं, इंजेक्शन नहीं लगा, वैक्सीन नहीं लगा है। तो मान लीजिए जिसने दिसंबर में 1 डोज लगाया तो अब उसका तो 3 महीने बाद नंबर आएगा, तो वो क्या करेगा, वो कैसे जाएगा? तो कुछ थोड़ा सा इस पर भी ख्याल करना चाहिए। और ये बहुत मस्ट है। बहुत ऐसे में हम देख रहे हैं कि चुनाव टालने की भी बात की जा रही है। सब सरकार जो भी कानून या गाइडलाइन देती है उसमें कुछ ना कुछ अच्छाई होती है, लेकिन क्या सरकार भी या सरकारी लोग भी उस पर अमल करते हैं,
ये अक्सर टीवी वगैरह पर देखने को मिलता है कि उस गाइडलाइन पर ज़रा भी काम नहीं होता है। तो क्या सिर्फ आवाम ही उस गाइडलाइन पर चलने के लिए है? उसी गाइडलाइन पे चलने की यहाँ पे सब है ना, जो सवाल उठ रहा है जी जी। कि सरकार की मंशा पर, क्योंकि अगर पॉलिटिकल रैलियां हो रही हैं और उसमें हजारों नहीं लाखों की तादाद में लोग आ रहे हैं, तो ऐसे में हुकूमत को अपने सियासी प्रोग्राम पर भी कंट्रोल करने की जरूरत है। जनता तो तैयार है, जहाँ पर भी इंसान की जान बचाने के तैयार है। अगर लॉकडाउन होता है तो जनता तमाम मुसीबतों को उठाने के तैयार। जनता चाहती है किसी की भी जान का नुकसान नहीं होना चाहिए, है ना। जी मेहताब, आपका और आपके साथ जो भी खास मेहमान रहे सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। तो नाज़रीन, ये थे भोपाल से हमारे साथी मेहताब आलम, जो कि तमाम तर तफसीलात दे रहे थे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। बाज़ औक़ात बच्चे ऐसे काम कर जाते हैं जिनका तसव्वुर भी बड़े नहीं कर सकते। आज बच्चे ऐसे काम कर रहे हैं जो पूरे माशरे की तरक्की में संग मील साबित हो सकता है। नेटवर्क 18 अपने कैंपेन यंग जीनियस का सीजन 2 आपके लिए लेकर आ रहा है। मुल्क के कोने कोने से गैर मामूली बासलाहियत बच्चों की तलाश का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। आपको ऐसे ही चंद शानदार बच्चों से मुतारुफ करवा रहे हैं जो मुल्क के मुस्तकबिल को बदलने की सलाहियत रखते हैं। आज ऐसे ही एक बच्चे रेस स्टुअर्ट का तारुफ आपसे कराया जा रहा है। महज 10 साल की उम्र में ब्लैक बेल्ट हासिल करने वाली रीस स्टुअर्ट के हौसले बड़े बड़ों के पसीने छुड़ा देते हैं। मुंबई निवासी रीस ने 2021 में नेशनल ताइक्वांडो फिट इंडिया कप 10 से 12 साल गर्ल्स कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता। 2 साल की उम्र से ही रीस को ताइक्वांडो से खासा लगाव था। I enjoyed what I was doing. I enjoyed taekwondo. I enjoyed the art. So I wanted to train regularly and become the best at it. अब तक कई बड़े खिताब अपने नाम कर चुकी रीस के लिए ताइक्वांडो सिर्फ अपनी सुरक्षा का ही माध्यम नहीं है, बल्कि दुनिया को जीतने के लिए जुनून बन चुका है। रीस चाहती हैं कि हर बच्चे, खासकर लड़कियों को मार्शल आर्ट्स सीखनी चाहिए। I started learning because I'm a girl child, because girls get taken advantage of, and even if you're not a girl, you should do this because you never know what can happen to you, so you want to protect yourself. 10 साल की उम्र में ही देश भर में टूर्नामेंट खेल चुकी रीस स्टुअर्ट अपनी लगन और मेहनत से अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में भारत की नुमाइंदगी करना चाहती हैं। अपने माता पिता का सर फक्र से ऊंचा करने की ख्वाहिश रखने वाली रीस के सारे सपने पूरे होंगे और वो दूसरे बच्चों के लिए प्रेरणा बनेगी, ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के पेश नज़र यूपी हुकूमत ने एहतियाती तदबीरें करनी शुरू कर दी हैं। रियासती हुकूमत ने 25 दिसंबर से रात के कर्फ्यू का निफाज करने का ऐलान कर दिया है। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू नाफिज रहेगा। कोरोना ज़ाब्ते के तहत शादी की तकरीब में 200 अफराद को शिरकत की इजाज़त रहेगी। ख्याल रहे कि मुल्क में ओमिक्रॉन के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। अब तक 350 से ज़ायद मामले ओमिक्रॉन के सामने आ चुके हैं। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के पेश नज़र इलाहाबाद हाईकोर्ट ने असेंबली इंतखाबात मौखर करने की अपील की है। अदालत ने पीएम नरेंद्र मोदी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से असेंबली इंतखाबात को मुलतवी करने की अपील की है। जमानत की अर्जी पर समाअत करते हुए जस्टिस शेखर यादव की क़यादत वाली बेंच ने इलेक्शन कमीशन से अपील की कि वो सियासी जमातों को रियासत में जलसे, जुलूस और रैलियां मुनज़्ज़म न करने की हिदायत जारी करें। जस्टिस शेखर यादव ने इलेक्शन कमीशन और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से अपील भी की कि असेंबली इंतखाबात कुछ महीनों के लिए मौखर कर दिए जाए, क्योंकि जान है तो जहान है। इस अपील के साथ अदालत ने टीकाकारी मुहिम की सताइश की। महाराष्ट्र में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का दायरा वसी होता जा रहा है, जो हुकूमत के लिए तशवीश का बायस है। एक दिन में 23 मामले सामने आए हैं। इनमें 13 केसेस पुणे जबकि 5 मुंबई में हैं। थाने, नागपुर और उस्मानाबाद से भी ओमिक्रॉन के नए मामलों की तस्दीक हुई है। उधर रियासत में कोरोना के नए मामलों में भी इजाफा देखा गया। पिछले 24 घंटों में
1100 से ज्यादा नए मामलों की तस्दीक हुई, जबकि 17 मरीजों की मौत हुई। रियासत में कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद के पेश नजर उसके फैलाव को रोकने की तदबीरें जारी हैं। इस सिलसिले में टास्क फोर्स की अहम मीटिंग भी हुई। क्रिसमस और नए साल के जश्न के पेश नजर होटल्स, रेस्तोरां, शादी और दीगर तकारीब में शुरका की तादाद को महदूद करने के हवाले से आज हुकूमत गाइडलाइन जारी करेगी। कोरोना को लेकर महाराष्ट्र के वजीर नवाब मलिक का कहना है कि तीसरी लहर में मुल्क में रोजाना 15 लाख से ज्यादा मामले आ सकते हैं। खबरों में इतना ही। आखिर में देखते हैं क्रिप्टो की समझ। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। एक बार फिर से स्वागत है आपका क्रिप्टो की समझ के एक नए एपिसोड में। आइए इस एपिसोड में क्रिप्टो से जुड़ी कुछ अहम खबरों पर नजर डालते हैं। इंस्टाग्राम सक्रिय रूप से एनएफटी की खोज कर रहा है। सीईओ ने किया कंफर्म, सबसे अधिक यूज्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में से एक इंस्टाग्राम ने कंफर्म किया है कि वो नॉन फंजिबल टोकन्स यानी कि एनएफटीएस के ट्रेंड को एक्सप्लोर कर रहे हैं। इंस्टाग्राम सीईओ एडम मोसेरी ने इंस्टा के स्टोरी फीचर के जरिए इसकी जानकारी दी। हालांकि उन्होंने इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि इंस्टाग्राम का उद्देश्य टोकनाइज्ड स्फीयर को लोगों के लिए अप्रोचेबल बनाना है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इंस्टाग्राम एनएफटी के जरिए अपने क्रिएटर्स की मदद करना चाहता है। 2024 तक 20% बड़ी कंपनियां डिजिटल करेंसीज का इस्तेमाल करेंगी। गार्टनर की रिपोर्ट के अनुसार 2024 तक दुनिया की 20% बड़ी कंपनियां पेमेंट्स, स्टोर्ड वैल्यू एंड कोलैटरल के लिए डिजिटल करेंसीज का इस्तेमाल करेगी। ये प्रेडिक्शन इस बात पर आधारित है कि सर्विस प्रोवाइडर्स की स्थिति पहले से ही बेहतर है और बड़े एंटरप्राइजेस के पास ऑफ द शेल्फ सोल्यूशन मौजूद है। ये फोरकास्ट चीफ फाइनेंशियल प्रोफेसर के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे डिजिटल करेंसीज के रिस्क फैक्टर का आकलन करते हैं और यही आगे चलकर बिजनेस ट्रांजैक्शन और आने वाले सालों में इकोनॉमिक ग्रोथ में मददगार साबित होते हैं। हाई इन्फ्लेशन और इसके फियाट करेंसीज पर असर से जो मैक्रो इकोनॉमिक प्रेशर क्रिएट होता है वो कहीं ना कहीं सीएफओस को ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि कैसे कुछ डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल रिजर्व्स के लिए किया जा सकता है। कई बड़े बैंक, पेमेंट प्लेटफॉर्म्स और वॉलेट प्रोवाइडर्स पहले ही इस एरिया में हैवी लिफ्टिंग कर चुके हैं, जिससे बड़े एंटरप्राइजेस को अपने खुद के डिजिटल करेंसी एप्लीकेशन शुरू करने में आसानी होगी। सोलाना मल्टी बिलियन डॉलर वेब3 गेमिंग में राज करने को तैयार है। सोलाना ब्लॉकचेन नेटवर्क के लिए साल 2021 अच्छा रहा। ब्लॉकचेन को बड़े पैमाने पर अपनाने से इसके नेटिव टोकन SOL की कीमत इस साल सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाली क्रिप्टो करेंसी में से एक बन गई है। वेब3 केंद्रित ब्लॉकचेन अभी भी ज्यादा यूज केसेस लेना चाहता है ताकि अडॉप्शन बढ़ सके। नेटवर्क अब वेब3 गेमिंग की दुनिया पर राज करना चाहता है। सोलाना के को फाउंडर राज गोकल ने विश्वास जताया कि बढ़ते गेमिंग यूज केसेस के लिए जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो सोलाना के पास ऑलरेडी मौजूद है। नेटवर्क को बेस लेयर ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत नहीं है, बल्कि जहां जरूरत होगी वहां वो अपनी एनर्जी लगा सकते हैं। गौरतलब है कि सोलाना को जो अटेंशन मिल रहा है उसकी वजह लो फीस और हाई ट्रांजैक्शन स्पीड्स है। मिनेक्स प्लेटफॉर्म पर बुर्किना फासो से पहली बार भेजा गया ब्लॉकचेन ट्रैक्ड गोल्ड का फर्स्ट किलो माइनेक्स ने बुर्किना फासो के ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म से पहली बार 1 किलो गोल्ड एक्सपोर्ट किया। इससे सप्लाई चेन में ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। कंपनी माइनर्स, स्मेल्टर्स, ट्रेडर्स, टेक कंपनीज और सरकारों के लिए मिनरल सप्लाई चेन को सुरक्षित करने के लिए अपने मंच को तैनात करती है। इससे कॉम्प्लायंस और ट्रांसपेरेंसी आती है जो स्थानीय बैंकों, लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर्स और खरीदारों को इस क्षेत्र में जुड़ने में मदद करती है। पश्चिमी अफ्रीका में बुर्किना फासो हर साल 34 टन आर्टिसनल गोल्ड प्रोड्यूस करती है, लेकिन 2019 में इसमें से सिर्फ 300 किलो ही औपचारिक तौर पर एक्सपोर्ट किया गया। इसकी एक बड़ी वजह थी पड़ोसी देशों में लो एक्सपोर्ट टैक्सेस। दुनिया में पहली बार पिछले साल माइनेक्स ने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से $2,50,000 के डिजिटल ब्लॉकचेन सर्टिफाइड पेमेंट्स के जरिए मिनरल्स एक्सपोर्ट किया। क्रिप्टो से जुड़ी खास खबरों में आज के लिए बस इतना ही। अगली बार क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी कुछ और रोचक खबरें आपके लिए लेकर आऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक